हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर करा है और उसके साथ इसके 5 क्वेश्चन शुरुआत के कवर करे हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का टॉपिक अभी नहीं आता है तो आप पहले वो वाली वीडियो जा कर के ज़रूर देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन समझने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, तभी आप 6 के आगे क्वेश्चन देखिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बने रहें वीडियो में। ठीक है ना। तो 6 के आगे हम क्वेश्चन करेंगे अब। तो देखिए 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें ना इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 लाना है। ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमको 0 लाना है। अब देखो भाई, इसको करने का तरीका ये है, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इसको एक मैट्रिक्स मानना है। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट से पहले ये मैट्रिक्स ही तो होती है। जैसे देखो, मैंने बोला कि ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम क्या लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं 1 2 3 4। भाई डिटर्मिनेंट से पहले वो चीज़ होती तो मैट्रिक्स ही है ना। तो मैंने क्या करा, ये जो एलिमेंट्स हैं मैंने इसको ए मान लिया, मतलब कि इसको मैट्रिक्स बना दिया। मैट्रिक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट होती है ना, है ना। बाद में डिटर्मिनेंट आता है, पहले तो मैट्रिक्स ही होती है वो। तो मैंने इसको मैट्रिक्स मान लिया जिसका नाम दे दिया मैंने ए। तो 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी 0, इस तरीके से। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स चैप्टर में मैंने आपको बताया था 2 तरीके की मैट्रिक्स होती है, एक तो सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होती है जिसका ट्रांसपोज करने पर वही का वही आ जाता है, और स्क्यू होती है जिसका ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव आ जाता है ना। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक पहचान ये भी होती है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 है। और अगर मैं आपको इसका ट्रांसपोज करके दिखाऊं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो रो क्या बन गया, कॉलम। रो क्या बन गया, कॉलम। और ये रो क्या बन गया, कॉलम। तो देखो यहाँ पर जो साइंस है यहाँ पर उल्टे। तो यानी कि ए ट्रांसपोज क्या है, नेगेटिव ऑफ ए। देखो ना, यहाँ पर प्लस ए माइनस बी है प्लस बी है। तो यहाँ पर जो साइन है वो इसके रिवर्स हो गए ना। तो यानी ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए हो गया। तो गारंटी हो गया कि भाई ये तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, इस डिटर्मिनेंट को सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स बनाया और मैंने आपको बताया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूफ भी करा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए आ रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पेपर में भी आता है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ये बात पक्की है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। और देखो मुझे इसका आंसर 0 ही लाना है। और पक्की बात है, जब भी आपको एमसीक्यू में आए कि भैया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या आप पहचान लो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट गारंटेड 0 ही होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो मैं इसको 0 कैसे करूँगा, तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया यहाँ पर, माइनस ए। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमको और सीखनी है कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। तो जिसको प्रॉपर्टीज़ आती है या जिसने मेरी वीडियो देखी है प्रीवियस, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने यही कराई थी कि आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो। दोनों के आंसर क्या होते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर, मैंने क्या करा, मैंने ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट निकाला, मैंने यहाँ पर पुट करा, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालूंगा, 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। और हम ए का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब अगर मुझे इसको ऐसा बनाना है या इसको ऐसा बनाना है, तो मैं देख रहा हूँ मुझे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है।
मुझे इस रो में से नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स में क्या होता था, किसी भी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते थे तो हर एक एलिमेंट से जा करके मल्टीप्लाई होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, या तो किसी एक रो से होता है या किसी एक कॉलम से होता है। और कॉमन भी ऐसे ही आता है, अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो एक रो से निकालूंगा, मैं सब में से नहीं निकाल सकता, है ना, एक रो से निकलता है या कॉलम से कॉमन निकलता है। तो अगर मैं इसमें से -1 कॉमन निकालूं, देखो बात समझो ध्यान से, 0 - a 0 c -b -c, इसको मैंने ऐसा बनाने के लिए क्या करा, पहले माइनस पहली रो में से बाहर निकाला, देखो क्या हुआ, ये हो गया 0, ये माइनस ए हो गया, ये प्लस बी हो गया। फिर दूसरी में से भी निकाला क्योंकि ये लाना ना मेरे को, तो a 0 और c, फिर तीसरी में से भी निकाला -b -c 0, कितनी बार निकल गया माइनस कॉमन, बहुत ही बढ़िया, 3 बार निकल गया। समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये भी ए मैट्रिक्स है, ये भी ए मैट्रिक्स है। शुरुआत में देखो इसको ए ही तो माना था, इसको ए ही तो माना था, ये बिल्कुल सेम ही तो बन गया। तो ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं। ये भी -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस, तो ये भी क्या हो गया, ए डिटर्मिनेंट। और अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितनी बार आ गया, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, 0। तो प्रूव हो गया कि ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 0। तो ये जो ए मैट्रिक्स थी इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपर्टीज से सॉल्व तो करा, ये प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर पहली वाली, लेकिन अभी तक हम कैसे क्वेश्चन कर रहे थे, इसी को सॉल्व करके 0 ला रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या करा, पूरे इसको ए माना और पूरा इसका डिटर्मिनेंट क्या लाया, 0, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताना था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ये बात याद रखना, बोर्ड में आ रखा है ये क्वेश्चन 2 मार्क का, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमें लाना है 4a² b² c²। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसकी R1 में से a कॉमन आ रहा है, R2 में से b कॉमन आ रहा है और R3 में से c कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग आउट a b c कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्ट देते हुए रिस्पेक्टिवली। तो a कॉमन लिया R1 में से, तो a कॉमन लिया, b कॉमन लिया, c कॉमन लिया, a कॉमन, b कॉमन, c कॉमन। तो यहाँ से जब a कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का a, यहाँ पर क्या बचा b, यहाँ पर क्या बचा c। यहाँ से b कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा a, यहाँ पर क्या बचा -b, यहाँ पर क्या बचा c। यहाँ से c कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा a, यहाँ पर क्या बचा b, यहाँ पर क्या बचा -c। ये हो गया कन्वर्ट। अब देखो C1 में से a कॉमन आ रहा है, C2 में से b कॉमन आ रहा है, C3 में से c कॉमन आ रहा है। तो फिर से लिखेंगे टेकिंग आउट a b c कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्ट देते हुए रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी यहाँ से कॉमन आया, ए बी सी एक पहले से था, एक और कॉमन आ गया, तो क्या बन गया, a² b² c²। तो ये क्या बचा, -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने का तरीका होता है डायरेक्ट एक्सपैंड, लेकिन यहाँ पर उसने हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो देखिए जब भी हमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ करना है, मतलब मुझे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। अपने लिए मुझे कैलकुलेशन को थोड़ा कम करना है। अब कैलकुलेशन ईजी कैसे होगी, जब इसमें एक रो या एक कॉलम में एक जीरो या दो जीरो होगा। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला, रिपीट कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं करना है, पहले उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगानी है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारा जो है, जब वो डिटर्मिनेंट थोड़ा सिंप्लीफाइड होगा, सिंप्लीफाइड का मतलब होता है या तो उसमें एक जीरो हो या दो जीरो हो, तभी आप उसको एक्सपैंड करना। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि क्या इसमें ज़ीरो बना सकता हूँ मैं, कोई रो में या कोई कॉलम में ज़ीरो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं इन दोनों रोज़ को ऐड कर दूँ, मैंने लिखा
R1 प्लस R2 और रखना कहाँ पे है, R1 में रख देते हैं। अब रो दोनों आपस में प्लस कैसे होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम चला, इन दोनों को प्लस करा -1 + 1 0, फिर इन दोनों को प्लस करा 1 - 1 0, इन दोनों को प्लस करा 2, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। अब देखो मुझे बताओ यहाँ पर एक्सपैंड करना ज़्यादा बेटर है या ऊपर एक्सपैंड करना ज़्यादा बेटर था, तो यहाँ पर तो आपको तब तक तो प्रॉपर्टीज़ लगानी है जब तक थोड़ा सिंप्लीफाइड ना हो जाए, यानी कि आपको एक रो में या तो 1 0 या 2 0 तो बनाने ही बनाने हैं एक्सपैंड करने से पहले। ऐसे डायरेक्ट एक्सपैंड मत करना, कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब एक्सपैंड करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पहली रो के अलोंग इसको एक्सपैंड करेंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 में कैसे साइन होते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बिल्कुल सेम रहा। उसके बाद ये दोनों तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस पर तो आंसर 0 ही आएगा, सिर्फ क्या लिखूंगा, लास्ट वाला लिखूंगा 2। उसके बाद ये गया क्या बचा, 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1। तो ये हो गया हमारा, 2 को बाहर ले जाते हैं, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 1 = 1 -1 × -1 -1। तो ये कितना हो गया, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1 × 2। तो आंसर कितना आ गया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ में आया आपको, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें इस डिटर्मिनेंट का आंसर ये लाना है, लेकिन उसने बोला यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो कोशिश करो कि 1 या 2 0 बन जाए, ठीक है ना। एक्सपैंड करने से पहले हमें ये कोशिश ज़रूर करनी है कि किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम का एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट 0 बन जाए, तभी एक्सपैंड करना। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं 1 में से 1 माइनस कर दूँ तो ये 1 0 बन जाएगा। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, R2 - R1 रखा कहाँ पे, R2 में, और फिर से 1 में से 1 माइनस कर दूँ R3 - R1 और रखूँ कहाँ पे। देखिए मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी आपके पास 1 1 1 आए क्वेश्चन में, जब भी 1 1 1 आए आपको 2 एलिमेंट 0 बनाने हैं, ठीक है ना। अब कई बच्चे क्या करते हैं, R2 - R1 और R3 - R2 कर देते हैं। मैं वो नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मेरा ओपिनियन मानो तो हमेशा एक रो को फिक्स कर दो। जैसे कि बाकी 2 को मैंने, देखो बाकी 2 को मैंने पहले के रिस्पेक्ट में ही माइनस करा। इससे क्या होगा ना, आपके गलती के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे और क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कर तो आप वैसे भी कर सकते हो, R2 - R1 R3 - R2, लेकिन हमेशा सब्ट्रैक्ट करना एक को फिक्स करके। देखो मैंने R1 को फिक्स करा ना, R2 - R1 करा, R3 - R1 करा, तो ऐसे ही करना आप भी। अब देखो ऑपरेशन लगा रहे हैं, पहला रो बिल्कुल सेम टू सेम, नो चेंज कुछ भी। अब R2 - R1 करना है, 1 में से 1 गया 0, b में से a गया b - a, और ये हो गया b² - a²। ऐसे ही 1 में से अब R3 - R1 कर रहा हूँ, 1 में से 1 गया 0, c में से a गया c - a, और ये हो गया c² - a²। यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर इस स्टेप के बाद अब देखो, पहला फिर से सेम, ये 0, ये b - a। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a² - b² का, तो a² - b² को क्या मैं ऐसे लिख दूँ, a - b a + b। ऐसे ही यहाँ पर 0 c - a, यहाँ पर भी a² - b², तो इसको लिख दूँ c - a c + a, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, अभी देखो 0 तो बन गए नो डाउट, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन आ रहा है। देखो R2 में से b - a कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे, और R3 में से c - a कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे टेकिंग आउट b - a c - a कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, b - a कॉमन ले लिया, c - a कॉमन ले लिया। तो पहला रो तो एज इट इज रहा। इस रो में 0, यहाँ पे b - a कॉमन आया तो बचा 1, b - a कॉमन आया तो बचा b + a, और इसमें से 0 c - a कॉमन आया तो 1, और c - a कॉमन आया तो बचा c +, ठीक है ना। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, अब आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन अब एक्सपैंड करेंगे जहाँ पर 0 है। तो 0 कहाँ पे है, C1 में, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग
C1। C1 में कैसे साइन होते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो B माइनस ए सेम रहा, C माइनस ए सेम रहा। अब लिखेंगे 1, ये रो ये कॉलम गया है ना, 1 जिस रो में है वो डिलीट और 1 जिस कॉलम में है वो डिलीट, बचे ये 4। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, 1 को C प्लस ए से करूँगा C प्लस ए, और इसको इससे करूँगा तो माइनस का आ जाएगा B प्लस ए, है ना। और बाकी दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर 0 ही आने वाला है आगे, तो वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आया, B माइनस ए C माइनस ए, 1 तो ज़रूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हो गया माइनस का B माइनस का A से A कट, तो B माइनस ए C माइनस ए C माइनस B। मेरा आंसर आया ये, लेकिन मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है A माइनस B माइनस C माइनस ए। मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा साइन का गड़बड़ आ रही है। जैसे A माइनस B है, मेरा B माइनस ए आ रहा है, तो मैंने इसमें से साइन कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया A माइनस B, सेट हो गया पहला। उसके बाद यहाँ पर है B माइनस C, लेकिन मेरा क्या आ रहा है, C माइनस B, तो माइनस यहाँ से भी कॉमन लिया, C माइनस ए ठीक है, तो माइनस यहाँ से भी कॉमन लिया, तो ये B माइनस C हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस, तो जो रिजल्ट है A माइनस B, फिर B माइनस C, फिर C माइनस ए, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब इससे हमें लाना है आंसर ये A माइनस B माइनस C माइनस ए और A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पर भी देखो 111 बना पड़ा है, तो डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करूँगा, पहले मैं कुछ एलिमेंट्स को 0 बनाऊँगा। तो यहाँ पर ये वाला अगर मैं C2 माइनस C1 कर दूँ तो ये 0 बन गया, ये C2 है ना, और C3 माइनस C1 कर दूँ तो ये 0 बन गया। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा, इस बार C1 को फिक्स रखा और बाकी दोनों को इसमें से माइनस करा। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 और C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। तो पहला कॉलम बिल्कुल सेम रहा, 1 A क्यूब, फिर C2 माइनस C1, ये C2 है ये C1 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर दो, 1 में से बन गया 0, B में से गया B माइनस ए और B क्यूब माइनस A क्यूब, फिर C3 माइनस C1, 1 में से बन गया 0, C में से गया C माइनस ए और C क्यूब माइनस A क्यूब, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ पर A क्यूब माइनस B क्यूब का। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से फॉर्मूला। A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला होता है A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है A क्यूब माइनस B क्यूब का, जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हुआ क्या, पहला स्टेप सेम रहा, 1 0 0, ये A रहा, ये B माइनस A रहा, ये C माइनस A रहा, ये भी सेम रहा। अब यहाँ पर क्या होगा, B क्यूब माइनस C क्यूब का क्या फॉर्मूला बताया, B माइनस A B स्क्वायर प्लस AB प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे C माइनस A, और ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर प्लस AC प्लस C स्क्वायर। ये हो गया हमारा स्टेप। अब देखो C2 में से B माइनस A कॉमन आ रहा है और C3 में से C माइनस A कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे टेकिंग आउट B माइनस A एंड C माइनस A कॉमन, किसमें से कॉमन लिया, फ्रॉम C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो क्या क्या कॉमन लिया, B माइनस A यहाँ से और C माइनस A यहाँ से। अब बचा क्या, वो लिख देते हैं अंदर, 1 0 0 तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर A, यहाँ पर 1 बचा, ये भी 1 बचा, यहाँ पर A क्यूब, और यहाँ पर क्या बचा, B स्क्वायर AB A स्क्वायर, B स्क्वायर AB A स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, C स्क्वायर AC A स्क्वायर। बस अब 2 0 भी बन गए। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि आगे कुछ फर्दर सॉल्व होगा नहीं। तो एक्सपेंड किसके अलॉन्ग करेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग। तो R1 में साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो ये B माइनस A, ये C माइनस A। अब यहाँ पर 1 लिखा तो ये रो ये कॉलम हटा दो, 1 लिखा तो ये रो ये कॉलम गया, बचे ये 4। कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया C स्क्वायर प्लस AC प्लस C स्क्वायर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया B स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस ए स्क्वायर। आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 0 है, वो तो आंसर 0 ही देंगे। इसको सॉल्व करना है बस अब। तो ये हो गया b माइनस ए सी माइनस ए, 1 लिखो मत। अब इसको सॉल्व करते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, और इसके तीनों के साइन पलट दो, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए स्क्वायर। तो क्या कट रहा है यहाँ पर देखो, अरे यार ये गलत हो गया, ये ए स्क्वायर था, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो ए है ना, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आएगा ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, कट हो गया, क्या बचा बी माइनस ए सी माइनस ए, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मुझे आंसर लाना है ये a माइनस बी माइनस सी माइनस से ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो अगर मैं इन दोनों को साथ में रख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, b माइनस ए सी माइनस से मैंने क्या करा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को साथ में रखा और इन दोनों को मैंने साथ में रखा, ए सी माइनस ए बी को, ठीक है। फिर से b माइनस ए सी माइनस ए लिख दिया मैंने, और a यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, सी माइनस बी सी प्लस बी, और इन दोनों में से a क्या आ रहा है, तो ये क्या हो गया c माइनस बी, है ना। अब देखो इन दोनों में से भी c माइनस बी क्या आ रहा है कॉमन, तो ये हो गया b माइनस ए सी माइनस ए, सी माइनस बी दोनों में से कॉमन ले लिया, ये अंदर क्या बचा c प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचा प्लस ए। तो ये आ गया, लेकिन फिर से वही साइन की गड़बड़ आ रही है, जैसे कि यहाँ पर a माइनस बी है, मेरा b माइनस ए आ रहा है, तो इसमें से साइन कॉमन लूँगा, c माइनस ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे b माइनस सी है, मेरा c माइनस बी आ रहा है, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया और यहाँ से माइनस कॉमन लिया। जब दो माइनस कॉमन आए तो प्लस हो गए ऑटोमेटिकली। तो आंसर आ गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस, ये लाना था हमको, ठीक है ना। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 9 में हमें इससे ये डिटर्मिनेंट से आंसर लाना है। पहले इसको हम लिख देते हैं, x स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। इससे हमें आंसर लाना है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके आपको मिल जाएंगे। जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं R2 माइनस R1 मतलब y माइनस एक्स, उनको दिख जाता है अरे ये तो मिल गया। फिर लिखते हैं R3 माइनस R1 z माइनस एक्स, ये रहा z माइनस एक्स। तो ऑपरेशन लगाते हैं वो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, सॉल्व करते हैं आ जाता है, उससे आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड मेथड लगता है, ठीक है ना। इससे आंसर आ जाएगा नो डाउट, क्योंकि 12th की मैथ है, बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चंस करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जो बिल्कुल सिंपल रहेगा, जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो भूलोगे नहीं फिर उसके बाद, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, मेथड चाहे इजी हो चाहे मुश्किल हो, कुछ टाइम तक दिमाग में रहता है, तो इसलिए हमारा वो मेमोरी थोड़ी बनी रहे तो हमें प्रैक्टिस मैथ्स की बहुत करनी होती है, ठीक है ना। और बढ़िया मार्क्स लाने हैं तो मैं प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको मैथ्स में। तो मैं क्या तरीका बता रहा हूँ, मेरे को क्या इसमें सिंपल लगता है करने वाला। देखो यहाँ पर वाई जेड है, अगर एक्स होता तो ये बन जाता एक्स वाई जेड। यहाँ पर जेड एक्स है, अगर y होता तो ये भी बन जाता है एक्स वाई जेड। और यहाँ पर एक्स वाई है, अगर z होता तो एक्स वाई जेड। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर x मिसिंग है, यहाँ पर y मिसिंग है, यहाँ पर z मिसिंग है। अगर ये होते यहाँ पर तो ये बन जाता है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। फिर एक्स वाई जेड कॉमन आ जाता तो ये बन जाता 111। क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन करने का तरीका बेसिक यही है कि आपको 1 0 या 2 0 बनाना है। 1 0 2 0 बनाने के लिए आपको 111 बनाना होगा ताकि 0 बनना आसान हो जाए। समझ में आ रहा है? अभी तक हमने क्वेश्चन में यही तो करा, 111 दिया होता था, मतलब दिया हुआ था तो मैंने उसको 2 0 बना के एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पर मुझे 111 भी खुद ही बनाना पड़ रहा है, तो आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 111 बने, उसके बाद मैं 2 0 बनाऊँ और उसके बाद एक्सपेंड कर दूँ, सिंपल, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर करा क्या, देखो आपको पता है फर्स्ट क्लास में बताया मैंने, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। डिटर्मिनेंट क्या होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। अब जैसे मान लो एक वैल्यू है 5, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। अगर मैं 10 से कर दूं नहीं पड़ेगा।
ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ नहीं करेगा, डी से कर दूँ नहीं करेगा। यानी कि वैल्यू को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होता है ना, तो वैल्यू को अगर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो आंसर पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, x1 को मल्टीप्लाई करा r1 में, क्योंकि यहाँ पर x मिसिंग है, तो मैंने लिखा r1 टेंड्स टू x r1। y को करा r2 में, तो लिखा r2 टेंड्स टू y r2, और z को करा r3 में, क्योंकि जो मिसिंग है वो मैंने वहाँ पर दे दिया। तो बाहर क्या बचा, 1 में एक्स वाई जेड, इसको x से करा तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, इसको y से करा वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, इसको z से करा जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत है तो बताओ, इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड C3 से कॉमन ले लो, अब तो क्या लिखेंगे, टेकिंग आउट एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C3 से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, बाहर आया तो ये कट हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये कट हो चुका है। अब मेरा ये बचा हुआ है डिटर्मिनेंट, और मुझे आंसर बनाना है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है ना। अब 111 बन गया। 111 बनते ही आप समझ लो कि क्वेश्चन अब आराम से होने वाला है, क्योंकि 111 तक मेहनत होती है बस। इसके बाद आपको इन दो एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो कैसे बनाओगे, R2 माइनस R1 लिखेंगे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। तो पहला रो तो बिल्कुल सेम रहा, फिर वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो लिखेंगे वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 1 में से बन गया 0। फिर R3 में से R1, जेड स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और 1 में से बन गया 0। लेकिन अभी एक्सपैंड मत करना, पहले आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसको कॉमन निकालना है, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपैंड कर दोगे तो फिर से कैलकुलेशन तो वहीं की वहीं रहेगी, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो पहले आपको कॉमन निकालना है। देखो सबसे पहले इसमें फॉर्मूले लगाओ, जो फॉर्मूले लग रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी पीछे बताया था क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, और ये 0। अब यहाँ पर भी लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जेड माइनस एक्स, फिर जेड स्क्वायर जेड एक्स एक्स स्क्वायर, और ये 0। अब देखो R2 में से y माइनस एक्स और R3 में से z माइनस एक्स क्या आ रहा है कॉमन, तो क्या लिखूंगा, टेकिंग आउट y माइनस एक्स z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए R1 में कोई चेंज नहीं है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और 1 बिल्कुल सेम टू सेम लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, क्या कॉमन आया है y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर y माइनस एक्स कॉमन आया तो बचा y प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने y प्लस एक्स। यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन आया तो क्या बचा, वाई स्क्वायर वाई एक्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई एक्स एक्स स्क्वायर, और इधर तो है ही 0। अब इधर से क्या कॉमन आया, z माइनस एक्स, तो क्या बचा z प्लस एक्स, यहाँ पर लिखा z प्लस एक्स, और ये जेड स्क्वायर जेड एक्स एक्स स्क्वायर और 0, जेड स्क्वायर जेड एक्स एक्स स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 2 0 यहाँ पर है, ये भी होता है प्लस माइनस प्लस। अब एक्सपैंड कर दो, लिखेंगे किसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आपने बोला C3 के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो y माइनस एक्स
z माइनस एक्स। अब 1 लिखेंगे, ये दोनों तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो 0 बना देगा, तो 1 लिखूँगा तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, y प्लस एक्स को करेंगे किससे, जेड स्क्वायर जेड एक्स और एक्स स्क्वायर से, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ z प्लस एक्स, तो ये वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस, अब बस इसको ढंग से सॉल्व करना है, गलती ना हो जाए, बस डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स सेम टू सेम, 1 तो इंटू में इसको छोड़ दो। अब y को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, y को जेड स्क्वायर से करा क्या आया, वाई जेड स्क्वायर, y को जेड एक्स से करा क्या आया, एक्स वाई जेड, y को एक्स स्क्वायर से करा क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को इन तीनों से, x को जेड स्क्वायर से करा एक्स जेड स्क्वायर, x को जेड एक्स से करा एक्स स्क्वायर जेड, x को एक्स स्क्वायर से करा। अब देखो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई इसको इन तीनों से करना है, इसको इन तीनों से करना है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाहर क्या बैठा है, माइनस। अब आपको मल्टीप्लाई भी करना है और साइन भी पलटना है, ठीक है, क्योंकि भाई जब मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो फाइनली अंदर साइन पलटोगे ही ना, तो मैं यहीं पर मल्टीप्लाई करके अब साइन पलटूंगा, जैसे मैं बताता हूँ, देखो कैसे। z को वाई स्क्वायर से करा तो आ रहा है वाई स्क्वायर जेड, प्लस का आ रहा है ना, तो माइनस का लिखो, माइनस का लिखा वाई स्क्वायर जेड। फिर z को एक्स वाई से करा, प्लस का एक्स वाई जेड आ रहा है, तो माइनस का लिखो। z को एक्स स्क्वायर से करा एक्स स्क्वायर जेड, प्लस का आ रहा है, माइनस का लिखो। फिर x को वाई स्क्वायर से करा, प्लस का आ रहा है, माइनस का लिखो। x को वाई एक्स से करा एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का लिखो। फिर x को एक्स स्क्वायर से करा एक्स क्यूब आ रहा है, प्लस का, लेकिन माइनस का लिखो। इससे आपका ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब देखो कुछ कट पिट रहा है, तो एक्स क्यूब कट रहा है, उसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई भी गया, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, प्लस का एक्स स्क्वायर जेड भी गया, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड भी गया, है ना, बाकी और कुछ नहीं कट रहा है। तो बचा क्या, बचा हुआ लिखते हैं y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। तो देखो वाई जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड, मैं इसको साथ में लिख रहा हूँ, वाई जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड को साथ में लिख रहा हूँ, और एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर को साथ में लिख रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये हो गया y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब मुझे बताओ इन दोनों में से वाई जेड क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वाई जेड यहाँ भी है यहाँ भी है, वाई जेड कॉमन आया बचा जेड, वाई जेड कॉमन आया बचा वाई, और इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब ये y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, वाई जेड जेड माइनस वाई। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला हो गया, जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो यहाँ से भी जेड माइनस वाई, दोनों में से जेड माइनस वाई क्या आ रहा है, कॉमन, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, यहाँ पर क्या बचा, वाई जेड, यहाँ पर बचा x और z प्लस वाई, x और z प्लस वाई। आगे सॉल्व करते हैं, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई वाई जेड, इसको करा तो ये हो गया जेड एक्स, इसको करा तो ये हो गया एक्स वाई। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आ चुका है, ये रहा देखो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मैच कर गया। एक्स माइनस वाई चाहिए, लेकिन यहाँ पर y माइनस एक्स आया, साइन का फ़र्क है, कोई बात नहीं, z माइनस एक्स ठीक है बिल्कुल। y माइनस जेड चाहिए, z माइनस वाई आ रहा है, मतलब यहाँ से और यहाँ से दो माइनस कॉमन, तो दो माइनस ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये क्या बन गया, x माइनस वाई, ये क्या बन गया, y माइनस जेड, ये क्या बन गया, z माइनस एक्स, ये एक्स वाई, ये वाई जेड, ये जेड एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया आपको? अब देखिए 10th का फर्स्ट पार्ट, देखिए ये डिटर्मिनेंट है और मुझे इसका आंसर लाना है 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो तरीका वही रहेगा, मुझे ये सोचना है कि किस तरीके से एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाया जाए, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इन तीनों रोज़ को ऐड कर दूँ, देखो R1 R2 R3, देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है,
तो इसका R1 का जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से प्लस होगा और पहले एलिमेंट से प्लस होगा। तो तीनों रोज के जो पहले पहले एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। तो 2x और 2x 4x 4x और x 5x प्लस 4। देखो ये रहा 5x प्लस 4 ही तो लाना है। यहाँ पर भी देखो तीनों को ऐड करो 2x 2x 4x 5x प्लस 4 2x 2x 4x 5x प्लस 4। तो हिंट क्या मिली कि तीनों रोज को ऐड कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3 और रखो कहाँ पे R1 में। ठीक है ना। देखो तीनों रोज को तीनों रो के जो पहले वाले एलिमेंट है वो प्लस होंगे तो ये हो गया 5x प्लस 4। फिर दूसरे वाले एलिमेंट प्लस होंगे 5x प्लस 4। फिर तीसरे वाले एलिमेंट प्लस होंगे 5x प्लस 4। बाकी सब सेम टू सेम 2x सेम रहा, x प्लस 4 सेम रहा, 2x सेम रहा, 2x x प्लस 4 बाकी सब सेम रहा। उसके बाद 5x प्लस 4 कॉमन ले लो किस में से R1 में से। तो क्या लिखेंगे टेकिंग आउट 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1। तो 5x प्लस 4 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 1 1 1। तो 1 1 1 आते ही हमारे चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ जाएगी क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अब तो मैं कर ही लूँगा, है ना, अब तो हो जाएगा मज़े में। तो 111 बनते ही अब आपको एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना है। तो पहले हम 1 को ज़ीरो बनाएंगे। कैसे? अगर मैं C2 में से C1 माइनस कर दूँ, C2 में से C1 तो 1 में से बन गया 0 और फिर C3 में से C1 तो 1 में से बन गया ये 0। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 और C3 टेंड्स टू C3 माइनस। तो 5x प्लस 4 सेम, पहला कॉलम भी सेम, 1 में से बन गया 0। x प्लस 4 माइनस 2x, x प्लस 4 माइनस 2x क्या बचा 4, x में से 2x गए माइनस x, फिर 2x में से 2x गए 0, फिर 1 में से बन गया 0, 2x में से 2x गया और x प्लस 4 में से 2x गया। यहाँ पर भी क्या बचेगा 4 माइनस x। अब क्योंकि 2 0 बन चुके हैं तो एक्सपैंड करेंगे अब R1 के अलॉन्ग। तो ये क्या होता है प्लस माइनस प्लस। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 में क्या होता है प्लस माइनस प्लस। तो 5x प्लस 4 सेम, फिर लिखेंगे 1। तो ये वाला रो ये वाला कॉलम डिलीट कर दो, इसको इससे करा दोनों सेम है 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये 0 0 मत लिखो और बाकी दोनों भी 0 है तो वो भी मत लिखो। तो आंसर कितना आ गया यही तो लाना था 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी है बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर भी देखो आंसर लाना है k स्क्वायर 3y प्लस के। यहाँ पर भी देखो अगर मैं इन तीनों रोज को ऐड कर दूँ तो देखो इस रो का पहला पहला एलिमेंट प्लस होगा तो ये हो गया 3y प्लस के। तो यहाँ पर भी क्या हिंट मिली तीनों रोज को क्या कर दो ऐड और लिखेंगे किसमें R1 में। तो ये क्या हो गया 3y प्लस के, पहले सारे पहले वाले प्लस हो गए, फिर दूसरे वाले प्लस हो गए 3y प्लस के, फिर तीसरे वाले प्लस हो गए 3y प्लस के। ये तीनों भी तो देखो 3y प्लस के दे रहे हैं। सेकंड रो बिल्कुल सेम लिख दो, थर्ड रो बिल्कुल सेम लिख दो, उसके बाद 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम R1। तो लिखेंगे टेकिंग आउट 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम R1। तो 3y प्लस के जब कॉमन लिया तो अंदर बच गया 111, बाकी सेकंड रो बिल्कुल सेम, थर्ड रो बिल्कुल सेम। उसके बाद हमें दो एलिमेंट को क्या बनाना है 0 बनाना है। तो C2 में से C1 माइनस, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 और C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। तो 3y प्लस के एज इट इज़, पहला कॉलम भी सेम, C2 माइनस C1 तो 1 में से बन गया 0, y प्लस के माइनस वाई, y प्लस के माइनस वाई तो ये दोनों कट हो गया, k बचा, y माइनस वाई 0, फिर C3 माइनस C1 1 में से बन गया 0, y में से y गया 0, y प्लस के माइनस वाई तो ये k। अब एक्सपैंड करेंगे अलॉन्ग R1, ठीक है ना। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। तो ये सेम, फिर लिखेंगे 1 और ये रो ये कॉलम छूट जाएगा, k को k से करेंगे k स्क्वायर और ये 0 0 मत लिखो
तो आंसर आ गया k स्क्वायर 3y प्लस। ठीक है, चलते हैं अगले पे 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर भी देखो, मुझे आंसर में लाना है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। देखो यहाँ पर है 2b 2c, यहाँ पर है a माइनस बी माइनस सी। अगर यहाँ पर भी मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। देखो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। तो a तो एज इट इज़ ये हो गया, 2b में से b गया b, 2c में से c गया c, a प्लस बी प्लस सी। देखो यही तो आ रहा है आंसर में। तो क्या हिंट मिली? फिर से क्या करना है, r1 r2 r3 और रखना कहाँ पे है, r1 में। तो ऐड करते, मैंने ये तीनों प्लस हुए तो मैंने तो बता ही दिया क्या आया, a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही जब ये तीनों ऐड होंगे तो क्या है, 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c। तो 2a में से a गया, a तो आ ही गया, प्लस का b है ही, और 2c में से c गया c। ऐसे ही इन तीनों को ऐड करोगे तब भी क्या आएगा, a प्लस बी प्लस, बाकी सब सेम, 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। अब a प्लस बी प्लस सी, r1 में से क्या निकाल लो, तो लिखेंगे टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम r1। तो a प्लस बी प्लस सी जब कॉमन आया तो अंदर बचा 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। अब मुझे दो एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है, तो c2 माइनस सी वन c3 माइनस सी वन। तो क्या लिखेंगे, c2 माइनस सी वन c3 माइनस सी वन। तो a प्लस बी प्लस सी सेम रहा, पहला कॉलम बिल्कुल सेम, 1 में से बन गया 0। देखो भाई, अब इसमें से ये माइनस करना है, b माइनस सी माइनस ए में से माइनस का 2b। तो ये हो गया माइनस का b माइनस का a माइनस का c, है ना। देखो माइनस का a प्लस का b और माइनस का 2b, माइनस का a 2b में से b गया, माइनस का b माइनस का c। तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी। 2c में से 2c गया 0, ऐसे ही 1 में से बन गया 0, 2b में से 2b गया 0, और यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी में से माइनस का 2c माइनस करा, तो माइनस का a माइनस का b और ये माइनस का c, माइनस कॉमन ले लो तो बचा a प्लस बी प्लस। अब 2 0 बन चुके हैं, एक्सपैंड करेंगे r1 के अलॉन्ग, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग r1। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, फिर 1 लिखेंगे, ये रो ये कॉलम गया, इसको इससे करूँगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 है तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और ये 0 0 तो लिखो ही मत, और ये 2 और ये 1, टोटल कितने हो गए, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका। अब यहाँ पर देखो क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो अगर मैं ऐसे प्लस करूँ, पहले वालों को प्लस करूँ, तो देखो ये 2z z 3z 4z आ रहा है, x प्लस वाई प्लस 4z, तो मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो ये लाना है। लेकिन अगर मैं अब कॉलम वाइज प्लस करूँ, देखो कॉलम वाइज प्लस में क्या होगा, पहले वाला अब ये प्लस होगा। देखो x प्लस वाई प्लस 2z प्लस का x प्लस का y, तो ये क्या हो गया 2x और 2y। तो 2x 2y 2z, अब देखो सेट बैठ रहा है। तो इसमें मैंने कैसे प्लस करा, कॉलम वाइज, तो ज़रूरी नहीं हर बार रो वाइज ही होगा। तो ऐड कर दिया c1 c2 c3, रखना कहाँ पे, c1 में। तो ये क्या हो गया, पहले वाला प्लस करा, तो ये कितना हो गया 2x 2y 2z। तो अगर 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। फिर इन तीनों को प्लस करो तो ये क्या बन रहा है 2x 2y 2z, तो यहाँ पर भी 2 कॉमन, और ऐसे ही नेक्स्ट में भी क्या आ जाएगा 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी ये बिल्कुल सेम, और तीसरा भी बिल्कुल सेम। ठीक है ना। अब c1 में से ये कॉमन ले लो, तो लिखेंगे टेकिंग आउट 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम c1। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, बचा 1 1 1 x, y प्लस जेड प्लस 2x x
वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब दो एलिमेंट को जीरो बनाऊंगा कैसे, R2 माइनस R1 कर दो और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 कर दो, R3 में से R1 माइनस, तो ये सेम रहा, पहला रो भी सेम चलेगा, 1 में से बन गया 0। अब y प्लस जेड प्लस 2x में से माइनस करा x, तो 2x में से x गया x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, ऐसी y में से y गया 0, फिर 1 में से 1 गया 0, x में से x गया 0 और z प्लस एक्स प्लस 2y में से माइनस करा y, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया यहाँ पर भी। अब करेंगे एक्सपेंड अलोंग C1, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है ना। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड तो सेम रहेगा, फिर लिखेंगे 1, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, इसको इससे करा स्क्वायर हो गया और बाकी ये तो 0 लिखो ही मत, बाकी दोनों 0 है वो भी नहीं आएगा, तो 2 ये रहा 1 ये रहा, मतलब 2 ये रहा 1 ये रहा, टोटल हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड का, यही आना था। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, इसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए 12, 13, 14, 15, 16 वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पर, और इस टॉपिक पर क्वेश्चन आना ही आना है ज़रूर। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कमांड बनेगी। अगर इन सारे क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा लगा हो कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।